खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट ब्लैंक चैनल पर। ऐसा लगने लगा है जैसे चुनाव बहुत नजदीक आ गए हो। 2024 अभी दूर है, पर चुनाव की तैयारियों में सारे दल लगे हैं। थोड़ी देर बाद उत्तर पूर्व के 3 राज्यों की विधानसभा के चुनावों की तारीख घोषित होने वाली है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो दक्षिण में विपक्षी दल सारे मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश, वहां पे टीआरएस ने बैठक बुलाई है। केसीआर ने, जिन्होंने अपनी पार्टी टीआरएस का नाम बीआरएस कर लिया है। हालांकि मेरे मित्र हैं ओंकार चौधरी, जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने इसे विपक्ष की उछल कूद बताया है। मुझे पता नहीं ये शब्द कितना उचित है या नहीं, और विपक्ष की ये कोशिशें जरूर हैं कि वो अगली बार भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत चुनौती दे सकें। पर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे शतरंज में आगे 3 चाल के बाद कौन सी चाल चलेंगे वो उसे पहले से समझ लेते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। जो दिल्ली में अभी कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें उन्होंने एक नया दांव खेला। अगर प्रधानमंत्री मोदी की बातों को देखें तो सारी बातें आज तक पहुंची नहीं है, जिसमें उन्होंने अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कहा, पदाधिकारियों से कि यार ये बेकार की बहसबाजी में मत पड़ो, हिंदू मुस्लिम वाली। और उन्होंने इशारा भी किया कि जो बॉलीवुड की फिल्में हैं बॉम्बे की, उन पर टिप्पणी करना बंद करें। उन्होंने मतलब ये कोशिश करी कि अब वो मुसलमानों के लिए ज्यादा आक्रामक होकर बोले नहीं। और दूसरी बात ये कही कि मुस्लिम समुदाय के बोहरा, पसमानदा और पढ़े लिखे लोगों तक हमें सरकार की नीतियां लेकर जानी है। हमें समाज के सभी अंगों से जुड़ना है और उसे अपने साथ जोड़ना है। अब ये पसमानदा वाली जो बात बोली, ये भी मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत कवर नहीं की, इस पर फोकस नहीं किया। मैं देख रहा था तो एबीपी न्यूज ने एक इस पर डिबेट की, और दैनिक भास्कर ने इस पर जरूर एक खबर अच्छी सी लिखी है। तो दोनों में क्या है और क्या ये मुस्लिम प्रेम है, ये सारी बातें मैं आपसे साझा करना चाहता था, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इससे करीब 6 महीने पहले, आपको याद होगा, 3 जुलाई 2022 में हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों के लिए स्नेही यात्रा की घोषणा की थी। इस यात्रा का मकसद पसमानदा मुस्लिमों के घर घर पहुंचकर बीजेपी से जोड़ने की पहल करना था। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को मुस्लिम वोटों की जरूरत है? कौन है पसमानदा मुस्लिम जिन्हें बीजेपी रिझाने की कोशिश कर रही है? क्या पसमानदा मुस्लिम बीजेपी खेमे में आ सकते हैं? अब मेरे वीडियो एडिटर हैं सचिन, वो भी ये जानना चाह रहे थे कि ये पसमानदा होते क्या है, कौन है। दरअसल पसमानदा जो है वो उर्दू फारसी का शब्द है और इसका मतलब है पिछड़े और दलित मुस्लिम। पसमानदा शब्द फारसी से लिया गया है, जिसका मतलब है समाज में पीछे छूट गए लोग, जिन्हें हम वंचित कहते हैं अपने यहाँ। और अगर चुनावी भाषा में कहें तो थोड़ा सा इसकी तुलना आप हमारे हिंदू समाज के जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग, उससे भी कर सकते हैं। हालांकि जो इनके पसमानदा महाज जिन्होंने बनाया था, जेडीयू के पूर्व सांसद अनवर अली, वो तो सीधे सीधे इनको अनुसूचित जाति के बराबर का दर्जा देकर आरक्षण की मांग करते हैं। पसमानदा की शुरुआत जानने के लिए भी हमको पूर्व सांसद अली अनवर अली का नाम लेना ही पड़ेगा, जिन्होंने ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का गठन किया था। और उनका दावा भी है कि उन्होंने इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। अली अनवर साहब कहते हैं कि मुस्लिम समाज भी जातियों में बटा है। जो मुस्लिम जातियां सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं, उन्हें पसमानदा मुस्लिम कहते हैं। इनमें वो जातियां भी शामिल हैं जिनसे छुआछात होती है, लेकिन ये हिंदू दलितों की तरह अनुसूचित जातियों यानी एससी की सूची में शामिल नहीं है। हालांकि इस पर जब उनसे रिएक्शन लिया गया तो उनसे पूछा गया, भाई आप प्रधानमंत्री मोदी के इस वक्तव्य का क्या स्वागत करेंगे? तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा है, चाहे वोट के लिए किया, उन्होंने इसका जिक्र तो किया, लेकिन वो खासे नाराज दिखाई दिए।
उन्होंने कहा कि हैदराबाद के सम्मेलन के बाद उन्होंने पत्र लिखा था जिसमें 3 मांगे की गई थी और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने इस मामले को बिल्किस मामले से जोड़ा कि वो भी पसमानदा समाज से थी, तो फिर उसके बलात्कारियों को क्यों छोड़ा गया और छोड़ने के बाद वहां जश्न भी मनाया गया। दूसरी तरफ अमित शाह ने गुजरात चुनाव में ये भी कह दिया कि साहब सबक सिखाया, तो एक तरफ सबक सिखाने की बात करते हैं। जब उनसे भागवत जी के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा भागवत कौन होते हैं समझाने वाले कि हम सिर झुकाकर चलें। तो ये अली अनवर जी का चरित्र में इसलिए बताना चाह रहा था कि जो नेता है पसमानदा के वो कैसे इस बयान को ले रहे हैं, जिससे आपको ये झलक मिलेगी क्या वाकई पसमानदा मुस्लिम जो है भाजपा की ओर जाएंगे। तो अगर उनकी बातें देखें तो लगता है कि वो नाराज है और ऐसे नहीं जाएंगे। अब आपको थोड़ा सा एक अंदाजा दे देते हैं कि भाई देखिए यूपी में करीब 20% मुस्लिम है, बिहार में 17% मुस्लिम है, और अगर हम दिल्ली की बात करें तो 12% है, कोई बड़ा प्रदेश नहीं है। हाँ जरूर छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। तो बंगाल में अगर हम बात करें तो इनकी संख्या बहुत होती है, 27% के करीब होती है, जहाँ ये प्रभावकारी हैं। अब इसका सवाल है कि ये क्या दांव है। आप देखें कि ये माना जाता है कि मुस्लिम बीजेपी वोट नहीं करता, हालांकि इसके अपवाद भी सामने आए हैं बार बार। तो अगर विपक्ष के वोटों में से 2 या 3% की भी सेंध लगती है तो आप समझिए कि 2 या 3% उसका लेके आपके पास आया, यानी विपक्षी को 5 से 6% का नुकसान। तो ऐसे में सीटों में फेरबदल तो हो सकता है। तो ये दांव बहुत सोचा समझा और बहुत अच्छी रणनीति है। और आप देखें कि जो लाभार्थी वर्ग था उसने वोट दिया, ये माना जाता है। और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि ये बीजेपी के लिए वोटों का मामला कम और अपनी छवि सुधारने की बात ज्यादा है, चाहे वो विदेशों के लिए छवि हो या ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हो, स्नेह यात्रा। ये पसमानदा की शिकायत को दूर कर बीजेपी इस समुदाय के कुछ लोगों को अपनी ओर खींच सकती है, ये एक्सपर्ट्स का भी मानना है। औपचारिक तौर पर स्नेह यात्रा निकालने के बजाय अगर ठोस राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम लेकर पसमानदा के बीच बीजेपी जाएगी तो इसका फायदा मिलेगा, ये भी वो लोग मानते हैं। और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी बातों को बदलती रहती है। एक समय था कि जब 370 और दूसरी बातों की बात हो रही थी और राम मंदिर की बात होती थी, अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे शायद वो इन मुद्दों से थोड़ा सा पीछे हटेंगी। हालांकि अभी गुवाहाटी में अमित शाह ने कहा था कि जनवरी में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तो प्रतिक्रिया भी आई थी खड़गे की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, और उन्होंने कहा था कि वो क्या मंदिर के पुजारी हैं जो वो हमें डेट बता रहे हैं। मतलब ये है कि वो सब चीजों को इकट्ठे चलाती रहेगी बीजेपी और ये कोशिश करती रहेगी कि मुस्लिमों में कहीं ना कहीं सेंध लग जाए। और जो सर्वे करते हैं एजेंसियां, सीडीएस जो है, उसका मानना है कि यूपी चुनाव में 8% पसमानदा मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी अध्यक्ष, बीजेपी नेता भी यही दावा करते हैं। और दूर कहाँ जाना, आप रामपुर चुनाव को याद करिए, आजमगढ़ चुनाव को याद करिए, और भी बहुत से ऐसे चुनाव हुए हैं जहाँ पे मुस्लिम बूथों पर बीजेपी के वोट निकलते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं वो सेंध लगनी शुरू हो गई है। अब वो कितने प्रतिशत तक जाएंगे ताकि इनको जो सपना है तीसरी बार भी विजय रथ चलाने का और एक रिकॉर्ड कायम करने का, वो रिकॉर्ड कहाँ तक जाएगा, उसके लिए पसमानदा मुस्लिमों की जरूरत तो इन्हें है। सीटीएस की जो लोकनीति सर्वे 2022 की रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि 8% पसमानदा मुस्लिमों ने यूपी विधानसभा में बीजेपी को वोट दिए। और आपको याद होगा कि रामपुर उपचुनाव से पहले वहां पसमानदा सम्मेलन हुआ और लखनऊ में भी पसमानदा सम्मेलन हुआ जहाँ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वगैरह सब शामिल थे। उत्तर प्रदेश की जो आबादी, मुस्लिम आबादी है, उसमें से 18% जो है पसमानदा मुस्लिम है। ऐसे में स्नेह यात्रा के जरिए 80 लोकसभा वाले यूपी में, बल्कि बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में भी राजनीति साधने की कोशिश कर सकती है। अब और क्या किया बीजेपी ने, यूपी में उच्च जाति के कैबिनेट मंत्री थे मोहसिन रजा, उनको हटाकर दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया जो पसमानदा समाज से आते हैं। और इसने यात्रा निकाल ही रहे हैं। मुफ्त राशन, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर, आवास आदि जैसी योजनाओं के जरिए, जो लाभार्थी कल्याणकारी योजना है, उनके जरिए भी पसमानदा तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उनकी जो महाज है पसमानदा की, उनकी एक मांगे हैं, उसमें भी है पहले तो सरकार शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे,
पसमानदा समाज के लोगों के साथ सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर अन्याय बंद हो और राजनीतिक स्तर पर हर दलों में पसमानदा समाज के लोगों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए, ये उनकी मांगे हैं। अब छोटे दलों की मदद से बीजेपी कैसे पसमानदा मुस्लिम को साधना चाहती है, इसको बिहार के परिणाम से भी समझा जा सकता है। 2010 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बिहार में 2/3 से अधिक बहुमत से बनी थी। उनके सुशासन, माफिया को खत्म करने की कई कारणों में से एक थे जिनकी वजह से उनकी जीत हुई थी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने जातिगत समीकरणों को काफी शानदार तरीके से साधा था और पसमानदा मुसलमानों ने आरजेडी और एलजेपी के बजाय उस समय एनडीए को वोट दिया था। यानी कि वो पसमानदा बहुत परहेज नहीं करते हैं, वो दे सकते हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के सहयोगी पार्टी अन्ना द्रमुक, अपना दल, निषाद पार्टी, जेजेपी, राष्ट्रीय लोजपा, बीपीएफ आदि पसमानदा मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए छोटे सहयोगियों के माध्यम से मास्टर प्लान को लागू करेंगे। यानी कि अपना टिकट ना दें, सिंबल ना दें, लेकिन उन पार्टियों के सिंबल पर कुछ मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाएं, ऐसा भी पार्टी सोच रही है। और आजादी के बाद से अब तक करीब 400 मुस्लिम सांसद बने हैं, उनमें से 60 पसमानदा बिरादरी से आते रहे हैं। 5 राज्यों में करीब 190 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां पसमानदा बहुत है। अगर निर्णायक भी नहीं है तो वो प्रभावी जरूर है। और सच्चर कमेटी ने भी दलित पसमानदा को ऐसी में शामिल करने का सुझाव दिया था और वो शामिल किया गया, पर ये रह गए। इसमें और भी पेच रहे, कुछ कानूनी पेच भी आते रहे। पर क्या बीजेपी की कोशिशों का कोई असर भी दिख रहा है? तो हाँ, अगर इसका माने तो बीएसपी और सपा ने जो किया उससे इनके बहुत सारे नेता संतुष्ट नहीं है। जैसे अनीस मंसूरी हैं इनके पसमानदा समाज के नेता, वो कहते हैं कि वोट तो लिया इन पार्टियों ने और चुनाव के वक्त किए गए वादों को बाद में भूल जाते हैं, ये वो बार बार कहते हैं। अब समय बहुत है, अभी 2024 में अभी बहुत पानी बहेगा गंगा यमुना में, कुछ और भी मुद्दे उठ सकते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव खेल दिया है। इधर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, उधर विपक्ष का सम्मेलन हैदराबाद में, नीतीश की कोशिशें, ममता बनर्जी की कोशिशें, अलग से अरविंद केजरीवाल अलग एक नेता के रूप में उभर रहे हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच तीसरी बार अपनी परफॉर्मेंस को दोहराना मोदी और अमित शाह दोनों के लिए चुनौती है। लेकिन अमित शाह और मोदी समय को भाप लेते हैं, आने वाली चुनौतियों को पहले ही समझ लेते हैं और अपना दायरा, यानी कि अपने वोटों का दायरा बढ़ाना, उस छतरी को बढ़ाना, उसके नीचे और लोगों को लाना, सबका साथ सबका विकास का नारा देना, ये सारी बातें ऐसे हैं जो इन चुनौतियों से भारतीय जनता पार्टी मुकाबले के लिए तैयारी शुरू करती है। और कोई ना कोई करिश्मा कब वो करेंगे, कैसे करेंगे, इसका इंतजार आपको भी रहेगा, मुझे भी रहेगा। अब क्योंकि चुनावी साल आ गया है तो आगे चलकर हम इस पे, चुनाव पे और राजनीति पे कुछ और बातें करते रहेंगे, वीडियो आपसे साझा करते रहेंगे। हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया जरूर बताएं और अपनी राय से हमें अवगत कराएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से साझा करें और अगर आपको इस वीडियो में कोई खामी लगती है तो जरूर अपना फीडबैक दें। धन्यवाद, नमस्कार। खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है? खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।